हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे चांद 2021। तो गाइस, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है, मैंने जैसे कि पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बोला था कि इसमें हम लोग जो है तो एक वीडियो लाने वाले हैं जो कि एक टॉपिक है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो कि आपका ये टॉपिक जो है 3003 का यूनिट नंबर फर्स्ट का है। ठीक है, 303 का यूनिट फर्स्ट का है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है इसमें, और कई लोगों की नहीं हुई। ये वीडियो लाने का कारण भी था, उसमें मैंने नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया। तो 303 का फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और सेकंड यूनिट पे भी दिया हुआ है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। उसमें कई ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ गई कि जो है हमें थोड़ा सा क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, उन्होंने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अलग लिख रहे हैं और जो आगे का दिया हुआ है वो भी अलग लिख रहे हैं। तो मैं आज ये वीडियो इस पर्पज़ पे है, आप लास्ट तक देखिएगा, तब जाकर के आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और आज आपके सारे डाउट्स जो यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड को लेकर के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्वेश्चन को लेकर के है, वो आपको एकदम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग मैं आज आपको वही बताऊंगा। तो गाइस, आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है, तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पहले अपना सिलेबस ओपन कर लेना है। आप देखेंगे कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन फर्स्ट यूनिट पे भी दिया हुआ है, और आप सेकंड यूनिट में भी देखेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दिया हुआ है। थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है, मैं आपको एक आउटलाइन के जरिए भी समझाऊंगा जो आपको समझ में आ जाएगी। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है दो टाइप में होता है, जो कि आपको वैसे तो दो टाइप से होती है, जो कि इंटरसेलुलर क्रोमोसोमल है और इंटर क्रोमोसोमल इंटर क्रोमोसोमल्स। ठीक है, ये तो वो होता है जो कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। तो आपको जितना सिलेबस में मेंशन है आप उतना पढ़िए, तो ज़्यादा ही सही रहेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में जो दिया हुआ है आपके सिलेबस में, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दिया है। तो अब इसमें बच्चे लोग स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और इतना परेशान है कि वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यूकैरियोट प्रोकैरियोट अलग पढ़ रहे हैं, और उसके आगे जो बैक्टीरिया दिए हुए वो भी अलग पढ़ रहे हैं। तो आपको बता देता हूँ, जो कि आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपके सिलेबस में लिखा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, ये दिया हुआ है। तो ये एक्चुअली में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ही है, लेकिन किस में है? बैक्टीरिया के अंदर है। तो आपका टॉपिक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यहाँ तक है, और उसके बाद जो आप लास्ट में देखेंगे, इसके बाद जो है लास्ट में देखेंगे जेनेटिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो है ये यूकैरियोट में होता है। ठीक है, तो आपको मैं एक आउटलाइन के जरिए समझाता हूँ। तो आप ये स्टूडेंट्स आप जो माइंड पे रखेंगे कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आप यूकैरियोट में प्रोकैरियोट में अलग पढ़ना है, तो गलत है। आप कुछ कैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन आपको आएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यदि आता है तो आपको दो टाइप में लिखना है, ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट में होता है। यदि प्रोकैरियोट में आया है तो आपको बैक्टीरिया देना है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ये जो है पूरा मेंशन है। ठीक है, तो यही यदि आपसे प्रोकैरियोट्स में रिकॉम्बिनेशन पूछता है तो आपको बैक्टीरिया का लिखना है। यदि आपसे यूकैरियोट में पूछता है तो यूकैरियोट्स में कौन कौन आता है? यूकैरियोट्स के अंदर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसमें ये होती है। ठीक है, तो इसमें अपन समझते हैं पहला, अब एक आउटलाइन के जरिए समझते हैं। ठीक है, आउटलाइन के जरिए अपन लोग समझते हैं इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अब मैंने बहुत सी चीज़ समझा दी, आप देख लीजिएगा। फिर आउटलाइन अपन लोग लिखते हैं, पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में लिखना है, इंट्रोडक्शन क्या है, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे अपने अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जो भी है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की डिफिनीशन जो भी आपके लिए सफिशिएंट होगी। फिर उसके बाद टेलीग्राम आप मेरे चैनल में आकर के ऐड हो जाएगा, उसमें लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आपको डायरेक्टली मैं इसी वीडियो पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपन पहले समझते हैं टाइप्स, इंट्रोडक्शन। सेकेंड पे टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन टू टाइप से हो गया, प्रोकैरियोट्स रिकॉम्बिनेशन एंड यूकैरियोट्स। तो क्या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पास जो है जेनेटिक है। ठीक है ना, यहाँ पास जेनेटिक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यहाँ भी जेनेटिक होगा, प्रोकैरियोट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड यूकैरियोट रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ये होगा।
तो इसमें आपको अब हम एक 1/1 समझते हैं। प्रोकैरियोट में समझते हैं क्या, प्रोकैरियोट में समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरिया का होता है, जो कि बैक्टीरिया में 3 टाइप से होता है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। ठीक है, जिसे कंजुगेशन को संयुग्मन बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को रूपांतरण बोलते हैं, ट्रांसडक्शन को परागण बोलते हैं। ठीक है, ये होता है इसका हिंदी मीनिंग। मैं आपको लिख दूं क्या? ठीक है, तो गाइस ठीक है, मैं इसको हिंदी से लिख दिया हूँ। इसे बोलते हैं संयुग्मन, जो कंजुगेशन होता है, थोड़ा सा जगह स्पेस ना होने वैसे हमने कर ली। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, रूपांतरण, सॉरी इसको रूपांतरण बोल देंगे, रूपांतरण। ठीक है, और इसे बोल देंगे पराक्रमण। ठीक है, तो पराक्रमण, ठीक है ना, पराक्रमण सही हो जाएगा, पराक्रमण। ठीक है, तो ये हो गया पराक्रमण। अब अपन लोग समझेंगे ये चीज़ आया बैक्टीरिया पे, तो आपको बता दूं 7 नंबर पे भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको इन्हीं में से आएगा। ठीक, बैक्टीरिया पे तो कंजुगेशन, बैक्टीरिया पे पूरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेंस पूछ लेगा, तो हमें यही लिखना है। यदि पूछ लिया प्रोकैरियोट में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो हमें यही लिखना है। ठीक है, तो समझ में आया आपको, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद अपन लोग देखते हैं यूकैरियोट में अपन लोग समझते हैं, यूकैरियोट पे समझते हैं। यूकैरियोट्स पे 2 टाइप, दोनों प्रकार से ही भी आप लिख लीजिएगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। ठीक, रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लिख देंगे किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया पे और क्लोरोप्लास्ट पे। यदि क्वेश्चन आता है यूकैरियोट पे आप जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लिखिए, तो आपको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का देना है। और यदि आपको डायरेक्टली 7 नंबर में तो यही आता है, ये तो इसे पूछ लेगा, माइटोकॉन्ड्रिया पे जेनेटिक, या तो क्लोरोप्लास्ट का जेनेटिक पूछ लेगा, या तो फिर आपको बैक्टीरिया वाला पूछ लेगा। तो ये रही अपनी पूरी एक आउटलाइन। अब अपन लोग 1 बाय 1 करके एक बुक से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब तो आप इसको देखते हैं, डायग्राम इसका पूरा लैंग्वेज। तो आपको मैंने बताया जो भी इंट्रोडक्शन था उसको आपको लिख देना है, टाइप में डायरेक्टली लिखना है प्रोकैरियोट्स के बाद लिखना है आपको एग्जांपल देना है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया में आपको लिखना है 3 टाइप से होता है बस। तो पहले आपको बैक्टीरिया जब लिख दीजिए पहले आप प्रोकैरियोट के ऊपर पहले लिखिएगा। पहले माना जाता था कि बैक्टीरिया, जैसे एग्जाम्पल देखिए बैक्टीरिया से लिखेंगे, पहले माना जाता था कि एक इंट्रोडक्शन टाइप में इसे लिखना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बताना है, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक जो भी है आप इसे थोड़ा सा बता दीजिए कि पहले बैक्टीरिया में जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता था, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे आए कि जो उन्होंने बैक्टीरिया पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी की, और उन्होंने पूर्ण तरह से उन्होंने अपना जो है मानसिक पदार्थ का अनुयोजन किया, है ना। तो ये चीज़ था, आपको ये चीज़ लिख देना है। अब आते हैं अपन लोग डायरेक्टली फर्स्ट डालेंगे कंजुगेशन। आपको मैं अब बता रहा हूँ कंजुगेशन आपको कैसे लिखना है। ठीक है, कंजुगेशन का मतलब ही होता है संयुग्मन, मतलब दो जो बैक्टीरियल्स हैं वो किचुनम से संयुग्मन हो जाएंगे। ठीक है, समझते हैं इसको अच्छी तरीके से। इसमें आपको बता दूं, आप इसको इतना ज़्यादा मत ऐसे पढ़िएगा कि मतलब आपको रटना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप अप्लाई सीधे कीजिए, एकदम डायग्रामेटिक पढ़ना है आपको, पूरा डायग्राम से पढ़ना है, पूरा जो भी सब कुछ है आपको डायग्राम से ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये डायग्राम है बने हुए, आप ये डायग्राम से पूरा पढ़िएगा, क्योंकि आपको बता दूं ये डायग्राम से ही आप जो आपको ये लिखा हुआ है ना, ये पूरा डायग्राम का ही लिखा हुआ है। तो पहले तो आप उसको बताएंगे कि इसकी खोज किसने की, तो कभी किसी खोज लैंडर टॉटोम ने की थी, और किसमें की, ई-कोलाई में की थी, क्योंकि ये ई-कोलाई मतलब वही तो है प्रोकैरियोट्स। ठीक, तो आपको एडजेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये लैंडरबर्ग और टॉटम, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको संयुग्मन को पूरा डायग्रामेटिकली लिखना है। आपको बताना है जैसे एक फीमेल है और ये मेल है, ये फीमेल होगी, ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको डायग्राम से पढ़िएगा। ठीक, ये फर्स्ट उसका जीनोम बैक्टीरिया हो गया, ये आर फैक्टर है, कोई माइनस है। वैसे बाद क्या होता है कि इसके जो रिप्लिकेशन, इसके जो फैक्टर होते हैं इसमें रिप्लिकेशन होता है। ठीक है ना, फिर जब रिप्लिकेशन होता है तो ये जो इसे ये जुड़ जाता है, जैसे हम कंजुगेटेड ट्यूब बोल देते हैं, ये दूसरी वाली से F- से जुड़ जाती है। F- जुड़ने के पश्चात क्या होता है, जब आगे हुआ तो इसका जो रिप्लिकेशन ऑफ F फैक्टर था वो मूव करने लगता है। ठीक है ना, माइग्रेशन रिप्लिकेशन ऑफ प्लस जो फैक्टर है वो है फीमेल सेल के अंदर मूव करने लगता है। ठीक, अब जैसे ही मूव किया तो इसके डायरेक्टली जीनोम से मिल गया, जैसे मिल गया तो अपना रिप्लिकेशन किया, और फिर ये सारी प्रोसेस थी।
ठीक है। तो आपको इसको डायग्रामेटिकली करना मैं जल्दी बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे करना, ठीक है। तो ये था, इसको आप डायरेक्टली डायग्राम से पढ़िएगा, लिखा ये है, आपको यही आप इसको रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा माइंड पे आएगा, आप आराम से इस पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर इसमें यही चीज़ सब लिखा हुआ है, ये वही चीज़ लिखा है जो डायग्राम पे है, ठीक। फिर उसके बाद दिया हुआ है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको मैं बता रहा हूँ रूपांतरण का प्रयोग, पहले तो आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है कि ग्रिफिथ ने प्रयोग किया, जो चूहों का प्रयोग किया था, और चूहों में कैसे पता कर पाए कि जो कॉम्बिनेशन वो पुनर्सर्जन होता है जो भी है, तो वो डिप्लोकोकस निमोनिया जो होता है, ठीक है ना, उन्होंने जो निमोनिया रोग को उत्पन्न करता है उस प्रकार के उन्होंने बैक्टीरियाज का यूज़ किया। अब उसमें उन्होंने क्या किया कि स्टेन तैयार किया। स्टेन में उन्होंने टू टाइप के फैक्टर्स लिए, ठीक है। उन्होंने टू टाइप के फैक्टर जो होता है T3 और T2, ठीक है ना, उन्होंने फैक्टर लिए। जो T3 होता है वह जो कैप्सूलयुक्त होता है, और जो T2 होता है वह नॉन कैप्सूलयुक्त होता है। अब मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आप जितने भी मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसी मतलब जितने भी आपको डायग्राम मिले तो आपको डायग्रामेटिकली पूरा पढ़ना है, आपको रटना वगैरह बिल्कुल नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ डायग्राम से कैसे पढ़ना है। आप इसे डायग्राम से पूरा पढ़िएगा तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा, और जो बुक का पढ़ेंगे वही सेम लिखा हुआ है। तो पहले उन्होंने क्या किया कि लिविंग पे लिया, T2 स्टेन बनाया बैक्टीरिया का, उन्होंने क्या किया कि इंजेक्ट कर दिया चूहों पे। जैसे इंजेक्ट किया तो चूहा डेथ नहीं होती है, वो लिविंग होते हैं। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि T2 जो होता है वह नॉन कैप्सुलेटेड है, तो उन्होंने DNA का जो है नहीं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और वह निमोनिया रोग नहीं हुआ, तो इससे वो जीवित रहे। फिर अब उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि लाइविंग T3 लिया, और उन्होंने स्टेन लिया और उसे चूहों पे इंजेक्ट करा दिया, ठीक है। जब जैसे उन्होंने इंजेक्ट कराया वैसे ही चूहे जो होते हैं कि डेथ हो जाती है। क्यों डेथ हो जाती है? क्योंकि ये वायरुलेंट है, और बोला जाए तो कैप्सुलेटेड है। कैप्सुलेटेड है मतलब कि ये जो उसका DNA होता है उसे एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। तो निमोनिया रोग उत्पन्न हो गया, जिससे चूहे की डेथ हो गई। फिर उन्होंने थर्ड, जब डेथ हो गई तो उन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया। थर्ड में जो लिया T3, लेकिन कैसे की लिया? उसे हीट करके लिया, ठीक है ना, हीट करके लिया। तो जो ये T3 लिया, हीट करके लिया, हीट जैसे करके उन्होंने लिया, इंजेक्ट करा दिया चूहों पे। जैसे उन्होंने इंजेक्ट कराया वैसे चूहा लिविंग रह गए। क्यों लिविंग रह गए? क्योंकि उसमें निमोनिया रोग नहीं हुआ, और उनका जो कैप्सुलेटेड फॉर्म होता है अनकैप्सुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने DNA एग्जॉर्ब नहीं कर पाया। DNA एग्जॉर्ब ना करने की वजह से निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ, और जिसकी वजह से ये चूहा जीवित फॉर्म में, है ना, लिविंग फॉर्म पे। फिर उन्होंने फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हीट वाला भी T3 लिया और 2 लिविंग वाला भी लिया। उन्होंने क्या किया? चूहों पे इंजेक्ट करा दिया। जब उन्होंने दोनों को मिला करके उन्होंने किया तो चूहे की डेथ हो गई। जब चूहे की डेथ हो गई तो उन्होंने पता किया आखिर ऐसा रीज़न क्या है। जब उन्होंने ऐसा पता किया कि आखिर रीज़न क्या है कि चूहा जो है डेथ हो जाता है, फिर लास्ट में उन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट किए कि जो T2 वाला होता है वो T3 वाले DNA को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब जैसे कर लेता है तो चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न हो गया। आज जैसे निमोनिया उत्पन्न हो चूहे की डेथ हो जाती है। तो मैं आपको सारी जो मैंने अभी बताया पूरा ये चीज़ डायग्राम में जो मैंने भी समझाया, आप बुक से भी मैच कर लीजिएगा। बुक से मैच क्या करें, मतलब कि यही चीज़ लिखी हुई है। तो मेरे कहने का सजेशन यही है, मेरे सजेशन यही है कि आप पूरा डायग्राम से पढ़िएगा। आप इसको आराम से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ आपको लिखा हुआ, बहुत सारा लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, बस यही चीज़ लिखा हुआ है कि T2 जो होता है एक नॉन वायरुलेंट होता है, जबकि T3 वायरुलेंट होता है, कैप्सुलेटेड होता है। और उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट जो मैंने बता दिया सेम वही है, वही चीज़ है। आप इसे आप पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पे, ठीक है, जिसे हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। अब इसमें ट्रांसडक्शन आप BSc पे बहुत अच्छे से बैक्टीरियोफाज पढ़ चुके होंगे। बैक्टीरियोफाज का बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। इसमें जो DNA रेप्लिकेशन होता था आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो ये बैक्टीरियोफाज में हम इसको उदाहरण एग्जांपल लेते हैं, और इसकी पहले आपको खोज बताना है। जिंदर और लिंडबर्ग ने की थी, ठीक है। तो उन्होंने इसे T4 भी कहा जाता है, बैक्टीरियोफाज का मतलब है ना, T4 भी बोला जाता है। तो
ये टू टाइप से हो गया, विशिष्ट पराक्रम, समान पराक्रम। तो इसमें आपको बता दूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरियोफाज का हेड हो, तो उसके अंदर डीएनए आता है, बैक्टीरिया के सेल पे बाइंड करता है, बाइंड करने में सेल की लाइसिस करता है, लाइसिस करने के बाद अपना डीएनए इंजेक्ट करता है बैक्टीरिया पे जैसे अपने डीएनए इंजेक्ट करता है वैसे ही जो होता है वह बैक्टीरिया के डीएनए को अपने आप में मेंटेन करने लगता है। जब मेंटेन करेगा तो फिर अपने उसको अब कोडिट करेगा कि मेरे जैसे डीएनए को मतलब उसे उस तरह का डीएनए सेम बनाने लगेगा। बनवाने लगने के बाद क्या करता है, फिर उसके बाद कई सारे डीएनए उसका रिप्लिकेशन होता है, बनने लगते हैं डीएनए, और बहुत सारे बन जाते हैं। तो उसकी बैक्टीरिया की वॉल रप्चर्ड होती है, रप्चर्ड होने के बाद उसको बाहर आ जाता है। तो ये चीज़ें आप यही पूरा डायग्राम से पढ़ेगा, लिखा सब कुछ यही है। ये पूरा डायग्राम्स लिखा हुआ है कि फेज प्रोटीन कोटा हो गया, ये डायरेक्टली आया, बाइंड हो गया, बाइंड होने के बाद अपने जो डीएनए था ये पूरे अंदर बाइंड कर दिया, जो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम से बाइंड हो गए। जैसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम से बाइंड हो गए तो फिर बैक्टीरियल डीएनए जो क्या करता है, बहुत सी रिप्लिकेशन करता है, क्या करता है, रिप्लिकेशन करता है। और बैक्टीरियल से जो मैंने अभी सब कुछ बताई, मैं जल्दी कर देता हूँ। तो इसके बाद रिप्लेसन करते हैं, फिर बैक्टीरिया की वॉल रप्चर्ड होती है, रप्चर्ड होने के बाद वो बाहर आ जाते हैं, ऐसी सारी कहानी होती है। तो आपको पूरा एकदम डायग्रामेट्रिक पढ़ना है, तो फिर आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। तो यही चीज़ था, आपको कोई डाउट नहीं हो गया होगा, और आप अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम कीजिए। हाँ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सेकेंड यूनिट से भी आया, तो आपको पूरे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दोनों लिखना है। आपको 7 नंबर पे भी आ सकता है और 20 नंबर पे। 20 नंबर पे तो आएगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आएगा, और 7 नंबर में आया तो आपको बैक्टीरिया वाला पूछेगा, या तो क्लोरोप्लास्ट और उसका माइटोकॉन्ड्रिया पूछेगा। बस यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो कि फर्स्ट यूनिट से मुझे बताने थे, और यही डाउट्स था आप लोगों सभी का, जो कि आज क्लियर हो गया। तो गाइस, लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।